औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल चेंजेस कौन कौन सी होती हैं फ्रेश पीरियड के अंदर। फ्रेश पीरियड जैसा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है एनिमल की पूरी लाइफ में, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट मेटाबॉलिक स्ट्रेस पीरियड होता है एनिमल के ऊपर। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं और इसमें डिजीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनिमल एक नॉन लैक्टेटिंग स्टेज से एक लैक्टेटिंग स्टेज के अंदर मूव कर रहा होता है। तो इसमें हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होती है। कुछ हार्मोनल चेंजेस जो बिफोर काविंग होती है, कुछ ड्यूरिंग काविंग, और कुछ जो होती है वो आफ्टर काविंग हो रही होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रिपरेशन फॉर पास्चुरेशन, लैक्टेशन के लिए एनिमल को स्टार्ट करना, मेंटेन मेटाबॉलिज्म और रिस्टोर करना उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। इसमें आप देखेंगे कि मेजर हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो इनिशिएट करता है काविंग को, इनिशिएट्स काविंग चेंजेस को। फिर कॉर्टिसोल जो होता है वो ट्रिगर करता है पास्चुरेशन को इनिशिएट कराता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है, मिल्क लेट डाउन कराता है। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क की सिंथेसिस करवाता है। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क की सिंथेसिस करवा रहा होता है। फिर हमारे पास PGF2 अल्फ़ा आ जाता है, और ये क्या करता है, ये ल्यूटिलाइसिस कराता है, कंट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से जो फीटल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी एक्सपल्जन करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट की पॉइजनिंग करवाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो सके। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स को टुवर्ड्स अडर की तरफ से मूव करवाया जाता है। और फिर इंसुलिन की बात करें तो ये ग्लूकोज की रेगुलेशन करवाता है। और पैराथायराइड हार्मोन की बात करें तो ये कैल्शियम की रेगुलेशन कराता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम इंटेस्टाइन से। ये ऑल एंड ओवर हार्मोन से जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर काविंग में, और ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और सर्वेक्स को जो होता है वो क्लोज करके रखता है। और बिफोर काविंग हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होता है, और उससे फिर जो हमारे पास और उस टाइम जो होता है कॉर्टिसोल का लेवल राइज़ करता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ करता है, जो कि सर्वाइकल रिलैक्सेशन करवाता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन करवाता है। और हमारे पास कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारे पास फीटस से रिलीज़ होता है, फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो कि हमारे पास पास्चुरेशन को इनिशिएट्स करवाता है। पास्चुरेशन के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास जो एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ पास्चुरेशन जो होता है वो बिगेन हो जाता है। रिलैक्सेशन का बेसिकली सोर्स जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा होता है। और ये क्या करता है, जो इसका लेवल जो होता है ये पेल्विक लिगामेंट्स की रिलैक्सेशन करवाता है। और प्रोलैक्टिन जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करवाता है, और ये मिल्क सिंथेसिस भी करवा रहा होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है कि ये एक तो प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करके रखता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन से बचाता है, और उसके बाद जो होता है सर्विक्स को क्लोज करके रखता है। और बिफोर काविंग जो होता है इसका लेवल डिक्लाइन हो जाता है। ये कौन इससे डिक्लाइन करवाता है, ये फीटस का कॉर्टिसोल करवाता है, और जिसकी वजह से जो होता है ये फीटस के जो कॉर्टिसोल जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन से प्रोजेस्टेरॉन फिर जो होता है ये कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। इससे फिर ये होता है कि यूट्राइन की जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद काविंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो डिक्लाइन होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका सोर्स जो होता है वो प्लेसेंटा होता है। ये क्या कहता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद से सर्वेक्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और ब्लड फ्लो जो होता है टुवर्ड द अडर वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये अडर की डेवलपमेंट करवाता है, और एनिमल के बिहेवियर चेंजेस आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एनिमल रेस्टलेस हो जाता है, टेल की स्विचिंग करना शुरू हो जाता है, एनिमल आवाज़ें देना शुरू हो जाता है। फीटल कॉर्टिसोल सर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ये फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये कन्वर्ट कराता है प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में, और यही हार्मोन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ पास्चुरेशन को इनिशिएट करवाने में। अब जो रिलैक्सेशन हार्मोन होता है ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करवाता है, सर्विक्स को डायलेट करवाता है, और प्रिपेयर करता है बर्थ कैनाल को प्रॉपर पास्चुरेशन, और इसका सोर्स कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा होते हैं।
ड्यूरिंग काविंग क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन से स्ट्रॉन्ग जो ट्राइन कंट्रैक्शन होती है, ऑक्सीटोसिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा होता है और ये मिल्क लेट डाउन भी करवाता है। और उसके बाद PGF2 अल्फ़ा जो होता है यूट्रस से रिलीज़ होता है और ये ल्यूटिलाइसिस करवाता है और प्लेसेंटा को क्या करता है, रिमूव करवाता है। और इस टाइम कार्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये एनर्जी की मोबिलाइजेशन करवा रहा होता है। ये चेंजेस ड्यूरिंग काविंग या हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग काविंग ऑक्सीटोसिन और फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स होता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा सर्विक्स के ऊपर इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी और सर्वाइकल प्रेशर पड़ेगा और फीटल एक्सपल्जन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन को फास्ट करता है। इससे इसमें अगर ज़रा भी डिले होगा, ऑक्सीटोसिन अगर प्रॉपर उसका लेट डाउन नहीं होगा तो इससे हमारे पास जो काविंग है वो डिले होती जाती है। अब हम बात करें कैल्शियम चेंजेस की बात करें तो आफ्टर काविंग क्या होता है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे उसमें 2 से 3 टाइम ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब हमारे पास कैल्शियम की हमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और बॉडी के अंदर कैल्शियम एनिमल को मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से एनिमल मिल्क फीवर में जा रहा होता है। अब कैल्शियम जो होता है वो बोन से ड्रेन होता है, तो फिर क्या होता है कि जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ करता है तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर विटामिन डी की एक्टिवेशन हो जाती है, तो फिर कैल्शियम को स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करवाना शुरू करते हैं। अगर इस मैकेनिज़्म में कोई भी फेलियर होगा तो उसकी वजह से मिल्क फीवर, रिटेंड प्लेसेंटा और वीक मसल होगा। आफ्टर काविंग एनिमल बैठ जाता है जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। अब आफ्टर काविंग क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फैट की मोबिलाइजेशन कराना शुरू कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, पहले काविंग से पहले इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है जो कि ग्लूकोज को स्टोर कर रहा था, अब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में, एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड करने में और इन चीज़ों में लग रही है। और IGF-1 का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है जो कि इसको हेल्प नहीं कर रहा है इंसुलिन को, जिसकी वजह से हमारे पास एनिमल जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। ऊपर से कार्टिसोल का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनिमल स्ट्रेस में है और एनिमल का जो इनटेक होता है, ड्राई मैटर इनटेक, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और एनिमल को इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है, मतलब एनर्जी की आउटपुट कम है और एनर्जी की आउटपुट बहुत ज़्यादा और इनटेक बहुत कम है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन राइज़ कर रहा है बहुत जल्द, फीड इनटेक जो है वो एनिमल का बहुत कम है, जिसकी वजह से बॉडी के जो अपने फैट्स की मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। एनिमल को एक आफ्टर काविंग में हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट करता है कि आर्डर के अंदर जाएं और मिल्क की प्रोडक्शन करें। बॉडी के पहले भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, तो फ्रेश काऊ को हेमोरेटिक एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटाइजेशन जो होती है वो मिल्क प्रोडक्शन होती है। अब एनिमल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज जो है मिल्क सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रहा है। अब मसल्स के लिए ग्लूकोज उसे मिल नहीं रहा है, एनिमल को फ़ैट की मोबिलाइजेशन हो रही है और अगर ये एक्सेस होगा तो एनिमल जो है वो कीटोसिस की तरफ जाएगा, फैटी लिवर की तरफ जाएगा।